कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो सड़क के बीचों बीच लेटी होती है, मानो अपनी जान देने आई हो। कुछ ही देर में उस रास्ते पर एक कार आती है। जैसे ही लड़की कार को अपनी ओर बढ़ते देखती है, मौत के डर से तुरंत उठकर किनारे हो जाती है। लेकिन कार में बैठा शख्स रुककर उसकी मदद करने की बजाय ऐसे आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उस लड़की का नाम है लीसा। लीसा की जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी हुई है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, मगर उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। तभी कुछ देर पहले जो कार उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गई थी, वो वापस आती है। ड्राइवर, जिसका नाम एडम है, कार रोककर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा हल्के स्वर में कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एडम उसे बताता है कि ये इलाका बहुत सुनसान है और शहर काफी दूर है। फिर कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी झिझक के बाद लीसा उसकी बात मान लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बातचीत शुरू होती है। एडम पूछता है, तुम अकेले इस वीरान जगह में क्या कर रही थी? लीसा धीमे स्वर में जवाब देती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो अब नहीं रही, इसलिए आज वो बहुत याद आ रही है। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं जिससे मैं अपना कह सकूँ। ये सुनकर एडम हल्के ताने के लहजे में कहता है, तो इसलिए तुम सड़क के बीचों बीच मरने के लिए लेटी थी? लीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद लीसा रेडियो ऑन करती है। तभी खबर आती है कि पास के जंगलों में एक सीरियल किलर घूम रहा है, जिसने आज सुबह 2 और लड़कियों की हत्या कर दी। रिपोर्टर बताता है कि पुलिस के पास उसकी फोटो नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि वो एक गोरा आदमी है जिसकी ब्राउन कार है और दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान है। ये सुनते ही लीसा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एडम के हाथ पर भी वही निशान था। डर से उसकी सांसें रुकने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एडम अचानक तेज ब्रेक लगाता है। झटके से लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो खुद को एक अंधेरे बंकर में कैद पाती है। चारों ओर लोहे की दीवारें। वो चिल्लाती है, दरवाजे पीटती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं आता। वो नोटिस करती है कि उसने कोई अजीब सा सूट पहना हुआ है और उसके हाथ में एक घड़ी जैसी डिवाइस बंधी है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, पर चाहे जितना खींचे, घड़ी हिलती तक नहीं। थककर वो कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सामने एक सुरंग थी, जिसके अंत में हल्की सी रोशनी दिख रही थी। लीसा को लगता है शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। वो बिना सोचे उस सुरंग में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है और स्क्रीन पर 11 मिनट का टाइमर दिखता है। अब उसे समझ आता है उसके पास सिर्फ 11 मिनट है, वरना वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। वो डर के मारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। रोशनी की तरफ जैसे ही वो करीब पहुंचती है, सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरी पल में किसी तरह बाहर निकल जाती है। वो राहत की सांस लेती है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। असली मुश्किलें अब शुरू हो रही थीं। घड़ी फिर से बीप देती है। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। वो आगे बढ़ती है और कुछ दूर एक इंसान को जमीन पर पड़ा देखती है। पास जाकर देखती है तो वो कोई जिंदा आदमी नहीं, बल्कि जली हुई लाश है। उसके हाथ पर भी वही घड़ी बंधी है जो लीसा के पास है। अब उसे एहसास होता है कि ये भी कोई शिकार था जो इस सुरंग से भाग न सका। ये देखकर लीसा की हिम्मत टूटने लगती है। आंसू उसके चेहरे से बहने लगते हैं, क्योंकि अब उसे लगने लगा शायद वो भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। लेकिन किसी तरह लीसा हिम्मत जुटाती है और उस जली हुई लाश को किनारे सरका देती है। वो जानती थी कि अगर अब नहीं भागी तो उसकी भी यही हालत होने वाली है। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। सिर्फ 2 मिनट बचे थे। वो तेजी से रेंगते हुआ आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसके सामने लोहे की मोटी सलाखियां आकर रास्ता रोक देती हैं। साथ ही सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगते हैं और अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। ये देखकर लीसा पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ आता है कि अगर कुछ नहीं किया तो जल्द ही वो भी उस जले हुए इंसान जैसी राख बन जाएगी। वो बेतहाशा इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। बिना सोचे वो पीछे की ओर रेंग कर उस जगह में घुल जाती है। अंदर जाते ही कांच का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही उसकी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है, हीटिंग पाइप से आग के फवारे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी सुरंग जल उठती है। लेकिन जिस हिस्से में लीसा छिपी थी वो सिक्योर सेक्शन था, इसलिए वो बच जाती है। कुछ देर बाद जब आग की लपटें थम जाती हैं और पाइप्स वापस दीवार में चले जाते हैं, तो उस सेक्शन का दरवाजा खुल जाता है। वो डर के मारे वहीं रुक जाती है। जो उसने देखा था उसने उसकी रूह हिला दी थी, लेकिन सेक्शन की दीवार उसे हल्के धक्के से बाहर फेंक देती है और वो फिर से सुरंग में लौट आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसकी घड़ी फिर से 11 मिनट पर रीसेट हो जाती है। अब वो थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ऊपर से सुरंग की छत नीचे आने लगती है।
इतनी नीचे कि अब वो बस रेंग कर ही आगे बढ़ सकती है। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जोर जोर से रोते हुए आगे बढ़ती है। घड़ी पर नजर डालती है। टाइम फिर से चलने लगा था, मतलब 11 मिनट बाद फिर से आग आने वाली थी। वो सोचती है कि अगर जलकर मरना है तो क्यों ना कोशिश करते हुए मरे। वो पीठ के बल लेटकर हाथों से खुद को आगे खींचते हुए रेंगने लगती है। कुछ दूरी तय करने के बाद सुरंग खत्म होती है और उसके सामने पानी से भरा एक बड़ा टैंक दिखता है। वो थक चुकी थी, प्यास से बेहाल। झुककर थोड़ा पानी पीती है और कुछ राहत महसूस करती है। घड़ी पर नजर डालती है, 8 मिनट बचे थे। अब उसके पास पानी में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो गहरी सांस लेती है और टैंक में गोता लगा देती है। पानी के अंदर वो इधर उधर रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई निकास नहीं मिलता। जिस रास्ते से वो अंदर आई थी वो भी अब बंद हो चुका था। उसकी सांसें टूटने लगती हैं कि तभी ऊपर की ओर एक दरवाज़ा खुलता है। वो जल्दी से ऊपर तैरकर उस दरवाजे से बाहर निकल आती है और जोर से सांसें लेने लगती है। बाहर आकर वो कुछ कदम चलती है, लेकिन बेहद थकी हुई थी। वहीं बैठकर उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। ये सुनकर उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। वो आवाज़ की दिशा में बढ़ती है। अचानक उसके नीचे की ज़मीन खुल जाती है और उसमें उबलता हुआ तेज़ाब था। वो समय रहते पीछे हट जाती है। तेज़ाब इतना खतरनाक था कि लोहे की छड़ें कुछ ही सेकंड्स में पिघल जाती हैं। लीसा कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें डुबोती है। कुछ ही पल में वो काला होकर राख बन जाता है। अब वो बहुत संभल कर अपने हाथों पैरों से किनारों को पकड़कर उस गड्ढे को पार करने लगती है। तभी उसका घुटना हल्का सा तेज़ाब को छू जाता है। वो दर्द से चीख उठती है। शुक्र है कि उसका सूट उसे गलने से बचा लेता है, लेकिन घुटने पर गहरा जख्म बन जाता है। अब मदद की आवाज़ पास से आ रही थी। दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ती है और एक लोहे की ग्रिल तक पहुंचती है। उस ग्रिल के पार एक और इंसान कैद था। उसने भी लीसा जैसी घड़ी और सूट पहना था। लीसा चिल्लाकर कहती है, सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हैं। अगर साथ रहें तो शायद बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो आदमी पागल जैसा बर्ताव करता है। कभी गालियाँ देता है, कभी माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, ये लोग फिर से आएंगे, हमें मार देंगे, और जोर जोर से हंसने लगता है। लीसा उसकी घड़ी की ओर देखती है। उस पर 60 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका था। दीवारों से फिर से हीटिंग पाइप्स बाहर आने लगते हैं। इस बार बीच में एक सुरक्षित सेक्शन खुलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक इंसान के लिए जगह थी। अब या तो वो आदमी बचेगा या लीसा। दोनों की ग्रिलें हट जाती हैं और वे एक साथ उस सेक्शन की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है। कभी लीसा उसे बाहर धकेल देती, कभी वो आदमी लीसा को खींच लेता। आखिर में जब टाइम लगभग खत्म होने वाला होता है, लीसा पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर फेंक देती है। वो आखिरी बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कांच का दरवाजा बंद होकर उसका हाथ काट देता है। वो दर्द से चीख उठता है और तभी लीसा उसकी कलाई पर क्रॉस का टैटू देखती है। अब सब साफ हो जाता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम था, वही सीरियल किलर जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीसा को सच्चाई समझ आती है। एडम उसे कैद करने वाला नहीं था, बल्कि खुद किसी और के जाल में फंसा हुआ था। कुछ ही पल बाद उसकी घड़ी पर 0 का टाइम हो जाता है और आग का तूफान सुरंग में भर जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एडम जलकर राख बन जाता है। लीसा ये भयानक दृश्य देखती है और कांपने लगती है। थोड़ी देर बाद एक रोबोटिक खोपड़ी जैसा ड्रोन उसके पास आता है। वो उसके जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लीसा उससे पूछती है, तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए? ड्रोन कोई जवाब नहीं देता, बस उसके सूट से जुड़ता है और उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगता है। वो पल जब एडम ने उस पर चाकू से वार किया था और उसे कार से फेंक दिया था। तभी उसे आसमान से सफ़ेद रोशनी दिखी थी। वही पल था जब ये एलियंस उसे उठा ले गए थे। अब वो समझ जाती है कि इन एलियंस ने ही उसे बचाया था, लेकिन किस लिए, ये रहस्य अब भी बाकी था। ड्रोन वहाँ से चला जाता है और लीसा खुद से कहती है, शायद अगर मैंने ये खेल जीत लिया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। वो फिर से आगे बढ़ती है। वहीं पास में एडम का कटा हुआ हाथ पड़ा था। उसकी घड़ी के नीचे कुछ अजीब सिंबल्स बने थे। वो उन्हें समझने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक तेज घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आता है। वो झुककर किसी तरह बचती है और एक छेद के रास्ते ऊपर की सुरंग में चली जाती है। फिर उसे ऊपर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ढक्कन खुलता है और एक डरावना मानव राक्षस उसमें से नीचे उतरता है। उसका शरीर जला हुआ था, आंखें सफ़ेद थी और उसका बायां हाथ गायब था। लीसा की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। अब कोई शक नहीं, वो एडम ही था जो मरकर एक भयानक प्राणी में बदल गया था। अब एडम सुन सकता था, देख नहीं सकता था। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी घड़ी फर्श से टकराती है और हल्की आवाज़ होती है। एडम चीखते हुए उसकी तरफ झपटता है। लीसा पूरी ताकत से रेंगकर एक पतली सुरंग में घुस जाती है। एडम अंधता की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाता। वो सुरंग उसे एक नए कमरे में ले जाती है जहाँ 2 रास्ते थे। लीसा सोच में पड़ जाती है कि कौन सा सही होगा। बहुत सोचने के बाद वो बाईं तरफ के रास्ते में जाती है। वहाँ कांच के कमरे में खुद की जिंदगी के सारे पल चल रहे थे, बचपन, शादी और उसकी बेटी की मौत तक। वो सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है।
तभी ऊपर से एडम फिर से उसके पीछे उतरता है, लेकिन लीसा किसी तरह अपनी जान बचाकर दूसरे सुरंग में कूद जाती है। लीसा जब सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। सामने उसे कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने उसकी सारी थकान पल भर में मिटा दी। टनल के आखिर में खुला नीला आसमान दिख रहा था। उसे पहली बार लगा कि अब आज़ादी बस एक कदम दूर है, लेकिन इस आज़ादी तक पहुंचने के बीच एक बेहद खतरनाक रास्ता था। चारों तरफ नुकीले कांटों वाला फर्श और सिर्फ 60 सेकंड का वक्त। दीवारों से गर्म हवा छोड़ने वाले पाइप बाहर निकल आए थे, जो टाइम खत्म होते ही पूरी जगह को आग से भर देने वाले थे। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। लीसा कांटेदार तारों के नीचे से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। तार उसके शरीर को चीरते चले गए। उसकी पीठ से खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। दर्द के बावजूद वो नीले आसमान की तरफ बढ़ती रही। इसी बीच पीछे से चेंबर का दरवाजा खुला और एडम उसमें छिप गया। आग का सैलाब आने ही वाला था। लीसा खून से लथपथ आगे रेंग रही थी, लेकिन कमजोरी के चलते उसकी चाल धीमे पड़ने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी टाइम खत्म हुआ और पाइप से आग निकलने लगी। ठीक उसी पल उसके पैरों के नीचे का फर्श खुला और वो नीचे गिर पड़ी, एक गुप्त कमरे में, और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर उसने पाया कि वो फिर उसी जगह पर वापस आ गई है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसे यकीन नहीं हुआ। सारी मेहनत, दर्द और कोशिश बेकार चली गई थी। टूट चुकी लीसा के पास अब हिम्मत नहीं बची थी। तभी वो रोबोट फिर से आया ताकि उसके जख्मों पर पट्टी बांध सके, लेकिन लीसा ने मना कर दिया। उसने कहा, अब नहीं, मैं दोबारा ये सब नहीं कर सकती, बस मरना चाहती हूँ। रोबोट ने उसकी बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन बाहर निकल आया, जो लीसा के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे एडम के हाथ पर बने निशान याद आए। उसे एहसास हुआ वो निशान शायद इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। लीसा ने अपने ही खून से दीवार पर वही निशान दोहराए। गौर से देखने पर उसे पता चला कि ये निशान असल में तीर हैं जो रास्ते की दिशा दिखाते हैं। पहला तीर बाएं दिशा में था, यानी पहली 2 टनलों में से उसे बाईं वाली टनल में जाना था। दूसरा तीर दाईं तरफ इशारा कर रहा था, मतलब आगे जब 2 टनल आएंगी तो दाहिनी वाली सही होगी। उसने सोचा, क्या मेरे हाथ की घड़ी के नीचे भी ऐसे ही सिंबल्स छिपे हैं? ये सोचते ही उसने रोबोट को अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने दी और एक नई उम्मीद के साथ फिर से निकल पड़ी। इस बार वो रास्तों को पहचानती थी, हर मोड़ पर सोच समझकर कदम रख रही थी। तेजाब से भरे गड्ढे तक पहुंचकर उसने अपनी घड़ी को उसी में जला दिया। जैसे ही घड़ी पिघली, उसकी कलाई पर भी कुछ सिंबल्स नजर आने लगे, ठीक वैसे ही जैसे एडम के हाथ पर थे, बस थोड़े अलग। अब वो सिंबल्स देखकर आगे बढ़ी और उस जगह पहुंची जहां पहले उसने लेफ्ट वाली टनल चुनी थी, लेकिन निशानों के अनुसार अब सही रास्ता राइट वाली टनल थी। वो तुरंत राइट टनल में घुस गई। फिर अगली बार 2 टनल्स आईं। इस बार सही रास्ता लेफ्ट वाला था। इसी तरह वो हर बार सही दिशा चुनती गई। लेकिन तभी एडम फिर उसके पीछे लग गया। लीसा ने समझदारी दिखाते हुए अपनी घड़ी एक टनल में फेंक दी और खुद दूसरी टनल में छिप गई। एडम घड़ी की आवाज़ का पीछा करते हुए उसी टनल में चला गया। राहत की सांस लेते हुए लीसा ने अपने सिंबल्स चेक किए और सन्न रह गई। जिस टनल में उसने एडम को भेजा था वही सही रास्ता था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। डरते हुए वो भी उसी टनल में चली गई। ये टनल अंदर से किसी जानवर के पेट जैसी लग रही थी, अजीब, गीली और धड़कती हुई। आगे बढ़ते बढ़ते उसे अपनी घड़ी दिखाई दी, लेकिन एडम भी वहीं मौजूद था। अब वो अंधा हो चुका था, इसलिए लीसा ने धीरे से घड़ी उठा ली। तभी घड़ी से फिर वही अलार्म बजा, 60 सेकेंड्स रिमेनिंग। एडम चौकन्ना हो गया और लीसा की तरफ बढ़ा। लीसा भागी वापस उसी रास्ते से जहां से आई थी। टनल में अब आग के पाइप सक्रिय हो चुके थे। एक बचाव चेंबर खुला और लीसा तुरंत उसमें छिप गई। एडम भी वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। लीसा ने गुस्से में उसे मिडिल फिंगर दिखा दी, पर किस्मत फिर पलट गई। इस बार पाइप्स ने आग नहीं छोड़ी और वापस अंदर चले गए। दरवाजा भी खुल गया और एडम झपट कर अंदर आ गया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। लीसा ने पूरी ताकत लगाई और आखिर में उस दानव का सिर अपने पैरों से दबा दिया। पीछे से दीवार भी धक्का दे रही थी और दबाव बढ़ते बढ़ते एडम का सिर कुचल गया। आखिरकार लीसा उस शैतान से मुक्त हो गई। अब वो आगे बढ़ी जहां 2 रास्ते थे। सिंबल्स के मुताबिक दायां रास्ता सही था, लेकिन तभी बाईं सुरंग से एक लड़की बाहर आई और उसे देखकर लीसा का दिल बैठ गया। वो उसकी बेटी नीना थी, जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। लीसा रोने लगी। उसे लगा कि अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। नीना ने कहा, माँ, अब मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। लीसा ने बोला, नहीं बेटा, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीना ने हाथ पकड़कर कहा, तो चलो मेरे साथ लेफ्ट वाली टनल में। लीसा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नीना, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो और मुझे आगे बढ़ना है। नीना पुकारती रही, पर लीसा भारी मन से राइट टनल की तरफ बढ़ गई।
बाहर निकलते ही वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन समय नहीं था। वो सीधे आगे बढ़ी और उस सुरंग के अंत में खुले आसमान की झलक दिखी। वो तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन रास्ते में 3 तेज ब्लेड ऊपर नीचे हो रहे थे। उन्हें पार करना मतलब मौत को गले लगाना था। लीसा ने धैर्य से टाइमिंग देखी। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में गिरता था, दूसरा 3 में और आखिरी सिर्फ 2 सेकंड में। उसने एक एक करके पहले 2 ब्लेड पार कर लिए। तीसरा ब्लेड पार करते वक्त उसका पैर कट गया। वो दर्द से चीखी, लेकिन रुकी नहीं। रेंगते हुए वो सुरंग के अंत तक पहुंची, जहां नीला आसमान दिखाई दे रहा था। उसने हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसका हाथ एक स्क्रीन से टकराया जिसमें वही आसमान का वीडियो चल रहा था। उसकी उम्मीदें टूट गईं। वो हंसने लगी, एक पागलपंती भरी हंसी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। इसी दौरान फिर पाइप्स निकले। अब 11 मिनट पूरे होने वाले थे। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे मौत का इंतजार कर रही हो। लेकिन इस बार आग नहीं निकली। ऊपर से तेज रोशनी गिरी और लीसा का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। जब उसने आंखें खोली, वो एक खूबसूरत झरने के किनारे थी। शांत, सुकून भरा माहौल। वहाँ नीना भी थी। लीसा ने पूछा, क्या मैं मर गई हूँ? नीना मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा शरीर कई बार मरा, लेकिन अब तुम आज़ाद हो, अब बस जीना है। यहाँ साफ होता है कि लीसा जब एडम के साथ कार में थी, उसी वक्त एडम ने उसे चाकू मारकर मार दिया था। उसके बाद लीसा नर्क जैसी जगह में अपने सारे पापों का बोझ उतारती रही और आखिर में मोक्ष पाकर स्वर्ग पहुंच गई। इसी के साथ ये कहानी अपने खूबसूरत लेकिन दर्द भरे अंत पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सच में आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मेरा साथ दें। और हाँ, आने वाली वीडियोस भी मिस मत करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपकी प्यारी आशिका। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।